नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं गरीब गौरी की दर्द भरी प्रेम कहानी का 8वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अनुराग के घर में ऐसी स्थिति बन जाएगी अनुराग ने खुद ने भी नहीं सोचा था। अनुराग अपने घर वालों के इस व्यवहार से बहुत हर्ट हुआ था। इसलिए जब दिन में उसकी माँ उसे लंच के लिए बुलाने आई तो उसने उन्हें खाने के लिए मना कर दिया। तब उसकी माँ उसके पास बैठी और प्यार से अनुराग को समझाते हुए कहा, यह क्या बेटा अनुराग, अब तुम बच्चे नहीं हो जो पापा की बात का बुरा मान गए हो। हम मानते हैं कि उन्होंने तुम पर गुस्सा दिखाया था, लेकिन बेटा वह तुम्हारा भला ही सोचते हैं। उन्होंने जो भी कहा है तुम्हारे और अपने परिवार की भलाई के बारे में सोच करके ही कहा था, इसलिए तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। अनुराग ने तब उदासी भरे शब्दों में गीता से कहा, अच्छी बात है मम्मी, हमने आपसे कोई शिकायत कहाँ की है, ना हम पापा से कुछ कह रहे हैं। आपकी और पापा की बात मान तो ली है हमने। गीता, जब कोई शिकायत नहीं है तो फिर चल करके खाना क्यों नहीं खा लेते। अनुराग, हमें नहीं खाना है, आप सभी खा लीजिए। गीता ने अनुराग को समझाते हुए कहा, बेटा भूखा रहे और माँ खाना खा ले, यह कैसे हो सकता है। अनुराग, जब माँ अपने बेटे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही है तो फिर माँ को क्या ज़रूरत है बेटे के लिए यह अपनापन दिखाने की। गीता ने प्यार से अनुराग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि माँ अपने अनुराग से बहुत प्यार करती है। आगे गीता ने अनुराग से कहा, बेटा तुम्हारे माँ और तुम्हारे पापा तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें उनकी बात का मान रखना चाहिए और समझना चाहिए कि वो जो भी कह रहे हैं वह तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। अनुराग रूखे स्वर में कहा, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, मान तो रहे हैं आपकी और पापा की बात। गीता, तो फिर चलो हमारे साथ चल करके खाना खा लो। अनुराग, हमारा मन नहीं है मम्मी खाना खाने का, जब भूख लगेगी तब खा लेंगे। गीता, आखिर कौन है वो जिसकी वजह से तुम अपने परिवार तक से बगावत कर रहे हो। अनुराग, आप उनके बारे में जानना ही कहाँ चाहती हैं मम्मी। काश आप उनके बारे में जानने की कोशिश करती, मगर आपने तो उनके विधवा होने के सिवाय कुछ और जानने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए आप रहने ही दीजिए। गीता, किसी का एक अवगुण उसकी अच्छाई को छिपा देता है। अनुराग, मम्मी यह तो हमारे देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है कि हम देख क्या रहे हैं। अगर हम अच्छाई देखेंगे तो अच्छाई नज़र आएगी और अगर बुराई देखेंगे तो बुराई नज़र आएगी। जब आप अच्छाई देखना ही नहीं चाहती हैं तो फिर आपको अच्छाई नज़र कैसे आ सकती है। गीता, बेटा तुम समझना क्यों नहीं चाहते, आखिर तुम्हारे अपनों की भी तो कोई मजबूरी होगी। बहू, अब अनुराग को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अब हम सभी को समझने की ज़रूरत है। दादाजी की आवाज़ जब गीता और अनुराग के कानों में पड़ी तो दोनों उस ओर देखने लगे। वहां दादाजी के साथ दादी भी खड़ी थी। जब दादी ने गीता और अनुराग को अपनी ओर देखते हुए पाया तो उन्होंने गीता से कहा, गीता तुम्हारे पापा ने ठीक ही कहा है, हम भी उनके साथ सहमत हैं। आखिर बच्चों की खुशी में ही हमारी भी खुशी है। एक बार हमें उस लड़की से मिलना चाहिए। जब अनुराग उनके बारे में इतना कह रहा है तो कुछ तो खास बात होगी उनमें। गीता तब अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने अपनी सास से कहा, लेकिन मम्मी। गीता अपनी बात पूरी कह पाती, दादाजी ने बीच में बोलते हुए कहा, गीता बेटा अब बहुत हो गया, हम अपने घर में और क्लेश नहीं चाहते। हमारी और तुम्हारी मम्मी की यही राय है कि पहले तुम उस लड़की से जा कर के मिलो और उसके बारे में पता करो, बाकी आगे क्या करना है उसका डिसीजन बाद में हम सभी करेंगे। कह करके दादाजी अनुराग के पास आ गए और उसके पास बैठ करके उन्होंने अनुराग से कहा, अब तो तुम खुश हो ना बेटा। अनुराग ने दादाजी के गले लग करके मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स दादाजी। और फिर अनुराग ने दादाजी के गले से हट करके कुछ सोचते हुए आगे कहा, मगर दादाजी पापा नहीं मानेंगे। दादी ने तब बीच में बोलते हुए अनुराग से कहा, तुम उनकी फिक्र मत करो, हम समझा देंगे उन्हें, तुम बस
अब उस लड़की से जल्दी से मिलवा दो। अनुराग ने तब मुस्कुराते हुए दादी से कहा, आप बताइए दादी, फिर हम कब गौरी जी से आपको मिलवाएं। दादी, अच्छा तो गौरी नाम है उनका? नाम तो बहुत प्यारा है। तो फिर बताओ अपनी गौरी जी के बारे में कुछ, उसके बाद ही डिसाइड करते हैं। तब अनुराग ने गौरी के बारे में सबको बता दिया। अनुराग की बात सुन करके दादी ने कहा, तो तुम्हारे गौरी जी लखनऊ में रहती हैं, वहाँ हम जा करके क्या करेंगे? तुम एक काम करो, अपने साथ अपनी माँ को ले जाना, वह गौरी से मिल लेंगी। अगर तुम्हारी माँ को गौरी पसंद आ जाती है तब हमें भी कोई ऐतराज नहीं रहेगा। तब दादी ने आगे गीता की ओर देखते हुए कहा, तो फिर गीता तुम मिल आओ एक बार गौरी से जा करके, उसके बाद हम सब मिल करके डिसाइड करेंगे कि आगे करना क्या है। तब गीता ने दादी की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी, हम फिर अनुराग के साथ लखनऊ जा करके गौरी से मिल लेते हैं। अनुराग ने जैसे ही अपनी माँ की बात सुनी, वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपना फोन उठा करके कहा, आप सभी यहाँ बैठ करके बातें कीजिए, हम अभी यह बात गौरी जी को बता करके आते हैं। गीता ने उसे रोकते हुए कहा, मगर बेटा पहले खाना तो खा लो। अनुराग ने कहा, मम्मी फिर अब जा करके आप खाना लगाइए, हम अभी बात करके आते हैं। कह करके अनुराग वहां से चला गया और तब दादी ने गीता से कहा, कर आने दो बात, शायद हमें लगता है उधर गौरी भी उदास ही होगी, उन्हें भी इनके फोन का ही इंतजार होगा। दादी ने आगे गीता से कहा, चलो हम मिल करके खाने की तैयारी करते हैं, तब तक अनुराग भी आ जाएंगे। और तब फिर दादाजी और दादी और गीता वहां से चले गए और अनुराग ने वहां से दूसरे रूम में जाने के बाद गौरी का नंबर मिला दिया। आखिर वह गौरी को खुशखबरी जो सुनाना चाहता था। अनुराग ने तब गौरी को फोन मिला दिया। कुछ रिंग जाने के बाद गौरी ने अनुराग का फोन रिसीव कर लिया। तब अनुराग ने उससे कहा, इतना टाइम क्यों लगा फोन उठाने में? गौरी ने मासूमियत से कहा, कहाँ टाइम लगा, कुछ रिंग के बाद ही तो हमने फोन उठा लिया था। अनुराग, आप कुछ रिंग कह रही हैं, हमें तो इतना ही टाइम बहुत लगा, हम बता नहीं सकते कि हम कितने उतावले थे आपको कुछ बताने के लिए। गौरी ने हैरानी से पूछा, मगर इतना उतावलापन क्यों? क्या कोई खास बात बताने वाले हो हमें? अनुराग ने आगे मुस्कुराते हुए गौरी से कहा, आपको पता है हम आपको एक खुशखबरी सुनाने वाले हैं, इसलिए कुछ उतावलापन है। सुनकर के गौरी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और तब उसने अनुराग से कहा, अब जल्दी से बताइए, हमसे भी अब सब्र नहीं हो रहा है। अनुराग ने फिर से मुस्कुरा करके कहा, जरा आप ही सोच करके बताइए पहले कि क्या खुशखबरी हो सकती है। गौरी ने तब कुछ सोचते हुए कहा, आपके घर वाले मान गए ना हमारे रिश्ते के लिए? अनुराग हैरानी भरे स्वर में कहा, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि हम यही बताने वाले हैं? गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना तो आपको समझने ही लगे हैं। अनुराग, अच्छा जी। अनुराग ने कुछ सोचते हुए गौरी से आगे कहा, लेकिन एक परीक्षा होनी है। गौरी, कैसी परीक्षा? हम कुछ समझे नहीं। अनुराग, हम समझाते हैं आपको। तब अनुराग ने आगे गौरी से कहा, हमारी मम्मी आपसे मिलने आ रही हैं हमारे साथ, अगर आप उन्हें भी पसंद आ गई तो समझिए बात पक्की। गौरी ने तब उदासी भरे स्वर में कहा, और अगर हम पसंद नहीं आए तो तब फिर हमारी शादी नहीं होगी। अनुराग ने तब गौरी को समझाते हुए कहा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? निगेटिव सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए और पॉजिटिव सोच रखिए। जब आप हमें पसंद आ गई हैं तो हमारी मम्मी को भी पसंद आ जाएंगी, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। गौरी ने फिर उदासी भरे स्वर में अनुराग से कहा, मम्मी हमें पसंद तो कर लेंगी ना? अनुराग, क्यों नहीं करेंगी, वह जरूर आपको पसंद करेंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। गौरी, फिर आप मम्मी को साथ ले करके कब आ रहे हैं? अनुराग, कल सुबह तक आ जाएंगे। गौरी, अच्छा फिर हम आपके आने का वेट करेंगे। दोनों कुछ देर और बात करते रहे और उसके बाद अनुराग फोन कट करके लंच करने चला गया। शाम को अनुराग के पापा के ऑफिस से आने के बाद दादाजी ने उन्हें अपने रूम में बुलवा लिया। अनुपम जब दादाजी के रूम में पहुंचे तो दादाजी ने उन्हें बैठने को कहा और तब अनुपम वहीं पास में रखी कुर्सी पर बैठ गए और तभी दादी और गीता भी वहां पहुंच गई। सबको वहां देख करके अनुपम ने दादाजी से कहा, पापा क्या कोई खास बात करनी है आपको हमसे? दादाजी, कुछ ऐसा ही समझ लो, लेकिन तुम हमारी बात को ध्यान से सुनना। दादी आ करके दादाजी के पास बैठ गई और गीता एक तरफ खड़ी हो गई। तब अनुपम ने दादाजी की बात का जवाब देते हुए कहा, जी पापा कहिए क्या बात है? दादाजी ने तब अनुपम से कहा, बेटा हमने
और तुम्हारी मम्मी ने बहुत सोच समझ करके निर्णय लिया है और उम्मीद करते हैं तुम्हें भी हमारा निर्णय उचित ही लगेगा। और तब दादाजी ने आगे अनुपम से कहा, हमने और तुम्हारी मम्मी ने बहुत सोच समझ करके यह निर्णय लिया है कि अनुराग जिस लड़की से शादी करने की बात कर रहा है, पहले उस लड़की से एक बार मिल लेते हैं। अनुपम ने तब आपत्ति जताते हुए कहा, पापा उसकी ज़रूरत ही क्या है? जब हमें एक विधवा से अपने बेटे की शादी करनी ही नहीं है तो मिलने से क्या लाभ है? दादाजी, विधवा होना कोई पाप तो नहीं है। एक बार हमें उस लड़की से मिलना तो चाहिए और हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर उनमें क्या गुण है जिसकी वजह से अनुराग ने उन्हें पसंद किया है। अनुपम, मगर उससे क्या होगा पापा? दादाजी ने तब अनुपम को समझाते हुए कहा, हो सकता है हम जिसे विधवा होने की वजह से रिजेक्ट कर रहे हैं, सच में वह एक अच्छी लड़की हो और शायद उनसे मिल करके हमारा ना हाँ में बदल जाए। तब दादी ने भी अनुपम को समझाते हुए कहा, एक बार मिल लेने से तो हमें भी कोई बुराई नजर नहीं आती है, बाकी तो आगे देखेंगे कि क्या करना है। अनुपम, जब आप दोनों की यही इच्छा है तो ठीक है, मिल लीजिए एक बार उस लड़की से। दादाजी ने तब आगे अनुपम से कहा, हम या तुम्हारी मम्मी मिलने नहीं जाएंगे, बल्कि हम दोनों की तो यही राय है कि गीता एक बार अनुराग के साथ जा करके उस लड़की से मिल ले। अनुपम ने तब दादाजी की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है पापा, जैसा आप ठीक समझें। और इस तरह दादाजी ने अनुपम की रजामंदी भी ले ली और अगले दिन गीता अनुराग के साथ गौरी से मिलने के लिए लखनऊ के लिए निकल गई। कुछ घंटों के बाद अनुराग और उसकी माँ लखनऊ पहुंच गए थे। तब अनुराग ने गाड़ी एक साइड में खड़ी की और अपनी माँ से कहा, मम्मी आप गौरी जी के घर चल करके ही उनसे मिल लेंगी ना? गीता, हमें नहीं लगता है कि अभी हमें उनके घर जाकर के मिलना चाहिए। घर जाकर के मिलना तो जल्दबाजी होगी। तुम एक काम करो, उन्हें किसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला लो। अनुराग ने भी तब अपनी सहमति माँ के साथ जताते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं मम्मी, वैसे हम भी नहीं चाहते कि नीता जी को अभी कुछ पता चले। गीता ने हैरानी से पूछा, ये नीता कौन है? अनुराग, गौरी जी की जेठानी है, बहुत खराब महिला है। ओ बेचारी गौरी जी को उन्होंने बहुत दुख दिया। हम भी नहीं चाहते कि उनके नज़र गौरी जी के सुख पर पड़े, इसलिए हम गौरी जी को रेस्टोरेंट में आने के लिए ही बोल देते हैं। गीता, फिर चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहीं गौरी के आने का वेट करेंगे। अनुराग, जी मम्मी। और फिर तब अनुराग ने वहां से गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर में अनुराग और उसकी माँ रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। अनुराग ने रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोकी और अपनी माँ के साथ वह रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अनुराग ने गौरी को आने के लिए पहले ही बोल दिया था, इसलिए गौरी भी कुछ देर बाद अपने बेटे के साथ रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। अनुराग ने जैसे ही गौरी को दीपक को गोद में लाते हुए देखा, वह अपनी चेयर से खड़ा हो करके गौरी के पास पहुंच गया और मुस्कुराते हुए उसने गौरी से दीपक को ले लिया और गौरी से कहा, आपको आते हुए कोई परेशानी तो नहीं हुई गौरी जी? गौरी ने मुस्कुरा करके अनुराग से कहा, जी नहीं, हम आराम से पहुंच गए थे। अनुराग ने आगे गौरी से कहा, आओ गौरी जी, हम आपको अपनी माँ से मिलाते हैं। तब गौरी ने अनुराग के साथ आगे बढ़ गई। गौरी जब अनुराग की माँ के पास पहुंची तो अनुराग ने गौरी से अपनी माँ का परिचय कराते हुए कहा, गौरी जी, ये हमारी मम्मी हैं। तब गौरी ने अनुराग की माँ से नमस्ते कहा और फिर अनुराग ने अपनी माँ से गौरी का परिचय कराते हुए कहा, मम्मी ये गौरी जी हैं। और फिर अनुराग की माँ ने भी औपचारिक तौर पर गौरी जी को नमस्ते कहा। गौरी और अनुराग दोनों फिर चेयर पर बैठ गए और फिर अनुराग ने तब अपनी माँ से दीपक का परिचय कराते हुए कहा, माँ ये गौरी जी के बेटे हैं दीपक बाबू, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं ये और बहुत सीधे भी। यह सुन करके गीता के चेहरे पर कुछ खास रिएक्ट देखने को नहीं मिला, बस उन्होंने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए दीपक का गाल छू लिया था और फिर एक दूसरे से सबकी बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बातों बातों में कभी अनुराग की माँ की नज़र गौरी के चेहरे पर जा करके ठहर जाती तो कभी उसके बच्चे पर। शायद उनके मन में कुछ चल रहा था, लेकिन वह अनुराग की वजह से कुछ कह नहीं पा रही थी और उनके मन में क्या चल रहा था ये तो वही जानती थी। तभी अनुराग का फोन आ गया। फोन की रिंग सुन करके अनुराग ने फोन देखा और कॉल कट करके फोन वापस टेबल पर रख दिया। तब गीता ने अनुराग से कहा, बेटा बात कर लो, हो सकता है किसी को जरूरी काम हो तुमसे। अनुराग ने तब अपनी माँ से कहा,
दीदी का फ़ोन है मम्मी, हम फ्री होने के बाद आराम से बात कर लेंगे उनसे, वैसे भी हम उन्हें बाद में फ़ोन लगाने ही वाले थे। गीता ने अनुराग की ओर देखते हुए कहा, बेटा कर लो बात गुंजन से, हो सकता है उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात ही करनी हो। तब गौरी ने भी गीता का साथ देते हुए अनुराग से कहा, मम्मी ठीक ही कह रही हैं, आप बात कर लीजिए, शायद दीदी को कुछ जरूरी काम हो। अनुराग ने तब अपनी माँ से कहा, अच्छा ठीक है, हम बाहर जा करके दीदी से बात करते हैं और आप आराम से बात यहाँ कर लीजिए। और कह करके अनुराग वहाँ से दीपक को लेकर के जाने ही लगा था कि तभी गौरी ने उससे कहा, आप दीपक को हमें दे दीजिए, कहीं ये आपको डिस्टर्ब ना करें। वैसे दीपक गौरी की ओर ही देख रहा था और उसने गौरी की बात सुन करके अनुराग के कंधे पर सिर रख लिया और दूसरी ओर मुँह कर लिया था। तब अनुराग ने गौरी से मुस्कुराते हुए कहा, आपने देखा गौरी जी, दीपक आपके पास नहीं आना चाहते और आप फिक्र मत कीजिए, दीपक हमें परेशान नहीं करेंगे। और कह करके अनुराग दीपक को अपने साथ लेकर के वहां से चला गया और फिर बाहर आ करके उसने अपनी बहन को फ़ोन मिला दिया। कुछ रिंग के बाद गुंजन ने उसका फ़ोन उठा लिया और कहा, अनुराग तुमने पहले हमारा फ़ोन कट क्यों कर दिया था, क्या कहीं बिजी थे क्या? अनुराग ने सकुचाते हुए गुंजन से कहा, दीदी हम बिजी ही थे, बस इसलिए हमने आपका फ़ोन कट कर दिया था। गुंजन ने मुस्कुरा करके अनुराग से आगे कहा, बिजी थे या अपनी गौरी जी के पास बैठ करके उनसे बातें कर रहे थे? अनुराग ने हैरानी व्यक्त करते हुए गुंजन से पूछा, आपको गौरी जी के बारे में कैसे पता लगा दीदी, किसने बताया आपको? गुंजन तुम्हें क्या लगा अनुराग, अगर तुम हमें नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? अनुराग सहमते हुए गुंजन से कहा, हम पहले क्या बताते दीदी आपको, जबकि अभी भी फैसला हमें पता नहीं चला है, लेकिन रिश्ता पक्का होने के बाद हम आपको जरूर बताने वाले थे दीदी। गुंजन ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए अनुराग से कहा, तुम अब रहने ही दो अनुराग, अपनी दीदी को तुमने इतना पराया कर दिया। वो तो दादी से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें बता दिया था, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था कि मम्मी तुम्हारे लिए लड़की देखने गई हैं। अनुराग ने तब अपनी गलती मानते हुए गुंजन से कहा, सॉरी दीदी, हमें नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लगेगा, नहीं तो हम आपको पहले ही बता देते। अनुराग की बात सुनकर के गुंजन हंसने लगी और उसने हंसते हुए अनुराग से कहा, अरे अनुराग इतना परेशान होने की क्या बात है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अनुराग आपने तो हमें डरा ही दिया था दीदी। गुंजन ने मुस्कुराते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है अनुराग। अच्छा ये बताओ, वैसे तुम हमारी बात हमारी होने वाली भाभी जी से कब करा रहे हो? अनुराग एक बार मम्मी गौरी जी को पसंद कर लें, फिर उसके बाद हम आपकी उनसे बात करा देंगे। गुंजन सिर्फ बात कराने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें हमारी भाभी से हमें मिलवाना भी पड़ेगा। अनुराग आप फिक्र मत कीजिए दीदी, हम गौरी जी से आपको जल्द ही मिलवा भी देंगे, बस मम्मी को गौरी जी पसंद आ जाएं। गुंजन ने तब अनुराग को समझाते हुए कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो अनुराग, हमें तुम्हारी पसंद पर पूरा यकीन है, जरूर गौरी में कुछ खास बात होगी तभी तो तुमने उनको पसंद किया है। सही कहा ना हमने अनुराग? अनुराग आपने बिल्कुल सही कहा दीदी, गौरी जी बहुत अच्छी हैं, जब आप भी उनसे मिलेंगी तो आपको भी वह उतनी ही अच्छी लगेंगी जितनी कि वह हमें अच्छी लगी हैं। गुंजन ने मुस्कुरा करके कहा, तब तो हमें जल्द ही तुम्हारी गौरी जी से मिलना पड़ेगा। कुछ देर अनुराग और गुंजन बातें करते रहे और उसके बाद अनुराग ने फोन कट कर दिया और बाहर ही यह सोच करके बैठ गया ताकि उसकी माँ गौरी से कुछ देर इत्मीनान से बात कर सकें। दूसरी तरफ जब अनुराग दीपक को अपने साथ लेकर के अपनी माँ और गौरी के यहाँ से चला गया था, तब अनुराग की माँ ने गौरी से कहा, गौरी तुम्हें पता है अनुराग की उम्र तुमसे कुछ कम ही होगी। गौरी ने सामान्य प्रश्न समझ करके जवाब देते हुए कहा, हमने कभी पूछा नहीं उनसे, शायद कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला हमें। गीता ने गौरी को घूरते हुए कहा, अवसर नहीं मिला या अपनी सच्चाई को छिपाने की कोशिश थी तुम्हारी? गौरी को इस बार गीता की बात असामान्य लगी। तब उसने ही अपनी तरफ से बात की पुष्टि करने के लिए कहा, माफ़ कीजिएगा मम्मी, लेकिन हम आपकी बात का आशय नहीं समझे। गीता तुम इतनी भोली हो नहीं गौरी, जितना तुम दिखाने की कोशिश कर रही हो। गीता ने आगे गौरी से कहा, भले तुमने अनुराग से उनकी उम्र ना पूछी हो, लेकिन इतना तो अनुमान लगाया ही जा सकता है कि कौन हमसे बड़ा है और कौन छोटा है, खासकर जब बात शादी की हो। गौरी को गीता का
इस तरह से बात करना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने मासूमियत के साथ ही गीता जी से कहा, हो सकता है मम्मी की हमारी उम्र उनसे ज़्यादा हो, लेकिन उन्हें इस बात से आपत्ति नहीं है। अगर होती तो वह हमसे शादी के बारे में कहते ही क्यों। गीता ने गौरी की ओर देखते हुए कहा, तुमने सच में एक बार भी अनुराग के भविष्य के बारे में नहीं सोचा गौरी? तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा और अनुराग का क्या मेल है? गौरी ने जब गीता की ये बातें सुनी, बेचारी अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके सामने इतने कटु शब्द कहे जाएंगे और उसे इतना अपमानित भी होना पड़ेगा। गीता यहीं चुप नहीं हुई, उन्होंने गौरी से आगे कहा, तुम्हें पता है गौरी, अनुराग के लिए एक से एक बड़े घर से रिश्ते हमारे पास, लेकिन पता नहीं तुमने हमारे बेटे पर क्या जादू टोना कर दिया है। वह तुम्हारे सिवा किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। तुम्हें जरा भी ग्लानि नहीं होती है इस बात पर कि तुम किसी और का बच्चा किसी और पर जबरदस्ती थोप रही हो? क्या यही तुम्हारी अच्छाई है जिसकी अनुराग तारीफ करते हैं? इस बार गौरी की सहन शक्ति की सीमा से बाहर हो गई थी, इसलिए गीता के ये कड़वाहट भरे शब्द सुन करके गौरी की आंखें भर आई और उसने भरे हुए गले से गीता से कहा, हमने किसी पर जादू टोना नहीं किया है और ना ही हम अपने बेटे को किसी पर थोपना चाहते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं अपनी सच्चाई को और उससे अच्छी तरह से वाकिफ भी हैं, लेकिन आपसे हमें यह अपेक्षा नहीं थी कि आप हमें इस तरह से भी बेइज्जत करेंगी। गौरी ने आगे लगभग रोते हुए कहा, हमने किसी से भीख नहीं मांगी थी कि कोई हम पर दया दिखा करके हमें अपनाए। आपको अगर यह रिश्ता मंजूर नहीं था तो वैसे ही मना कर देती आप, लेकिन किसी को बेइज्जत करने का आपको क्या अधिकार है? आप अपने बेटे की शादी अच्छे घर में करना चाहती हैं तो करवाइए, हम ना उन्हें रोकेंगे और ना ही आपको। और तब भी अगर आपके बेटे शादी के लिए तैयार ना हो तो हमें दोष मत दीजिएगा। कह करके गौरी खड़ी हो गई। गौरी अभी खड़ी ही हुई थी कि उसके साथ ही गीता भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और उन्होंने गौरी से कहा, गौरी प्लीज हमारी बात सुन लो एक बार बैठ करके। गौरी, हमारी इतनी बेइज्जती करके आपका मन नहीं भरा अभी तक जो हमें और बैठने के लिए कह रही हैं आप? गीता ने फिर से अनुरोध करते हुए गौरी से कहा, प्लीज गौरी बस थोड़ी देर और बैठ जाओ, तुमसे हमें कुछ जरूरी बात करनी है। गौरी ने इस बार कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गई और अपनी आंखों में आए आंसू पोंछने लगी। तब गीता ने गौरी से कहा, गौरी हम उतने बुरे नहीं हैं जितना कि तुम समझ रही हो। बस एक माँ होने के नाते अगर हम अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो क्या यह गलत है? गौरी ने भरे हुए गले से कहा, हम कब मना कर रहे हैं, आप अपने बेटे का खूब भला सोचिए, लेकिन आप हमसे क्या चाहती हैं? गीता ने हाथ जोड़ करके गौरी से कहा, हमारे बेटे से दूर हो जाओ गौरी, हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सुन करके गौरी की आंखों में आंसू निकल आए थे, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था और अपने आंसू पोंछते हुए गीता से कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम आपके बेटे से दूरी बना लेंगे, लेकिन आप प्लीज हमारे सामने अपना हाथ मत जोड़िए। आप उनकी माँ हैं और हमने भी आपको मम्मी कहा है, इसलिए आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए प्लीज। और बताइए ये गरीब आपकी क्या मदद कर सकती है? गीता ने आगे फिर से गौरी के सामने हाथ जोड़ करके गौरी से कहा, तुम सच में महान हो गौरी, हम तुम्हारे सदैव ऋणी रहेंगे। गौरी, आपको आपके बेटे वापस कर दिए हमने, अब आप हमारे सामने हाथ जोड़ करके हमें लज्जित मत कीजिए। और फिर गौरी ने हाथ जोड़ करके गीता से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें हमारी सच्चाई का आईना दिखाने के लिए। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्ते। और नम आंखें लिए गौरी वहां से बाहर की ओर चली गई। गौरी जब बाहर पहुंची तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए ताकि अनुराग उसके दर्द को ना देख सके। गौरी बाहर जाकर के अनुराग के पास गई और उससे कहा, सर आप दीपक को हमें दे दीजिए। मासूम दीपक ने गौरी की यह बात सुन करके अनुराग के गले में अपनी दोनों बाहें डाल दी और दूसरी ओर देखने लगा था। इसका मतलब था कि दीपक अभी अनुराग को छोड़ करके गौरी के पास नहीं आना चाहता था। तब गौरी ने दीपक को अपने हाथों में जबरदस्ती ले लिया। ऐसा करने पर मासूम बच्चा रोने लगा था। तब अनुराग ने गौरी से कहा, गौरी जी आप खामखा दीपक को रुला रही हैं, हमें उनसे कोई परेशानी नहीं हो रही है, आप दीपक को हमें दे दीजिए।
तब गौरी ने अनुराग की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह दीपक को लेकर के वहां से जाने लगी। अनुराग ने गौरी को जाते हुए देख करके उससे कहा, आपको अचानक से क्या हो गया है? आप हमसे बात किए बिना ऐसे कैसे जा सकती हैं? गौरी ने इस बार भी अनुराग की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने कदम आगे बढ़ाती रही। तब अनुराग अपनी जगह से आगे बढ़ गया और गौरी के सामने जा करके खड़ा हो गया। गौरी ने बिना उससे कुछ कहे अपना रास्ता बदल करके आगे बढ़ने को हुई तो अनुराग फिर से उसके सामने खड़ा हो गया। तब गौरी ने अनुराग से कहा, हमें जाने दीजिए सर, और आप अपनी मम्मी के पास जाइए, वो आपका वेट कर रही हैं। अनुराग, हम चले जाएंगे, पहले ये बताइए कि आपको क्या हुआ है? आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हैं? गौरी, हम आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी जानने की हमसे ज्यादा जिद मत कीजिएगा। अनुराग ने कहा, ऐसे कैसे ना जानने की जिद करें? हमारी गलती क्या है वो तो हमें बताइए, जो आप हमारे साथ ऐसा रूखा व्यवहार कर रही हैं। गौरी ने दूसरी ओर देखते हुए अनुराग से कहा, हमें जाने दीजिए सर, और आप भी अपनी माँ के पास जाइए, वो अकेली बैठी हुई आपका इंतजार कर रही होंगी। अनुराग, हम आपको जाने से कहाँ रोक रहे हैं, लेकिन आपको हम बिना आपकी नाराजगी की वजह बताए नहीं जाने देंगे। गौरी ने तब भरे हुए गले से अनुराग से कहा, आप हमें अब जिस हक से रोक रहे हैं वह हक आपकी मम्मी ने हमें आपको ना देने को कहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी, इसलिए अब आप हमें जाने दीजिए। अनुराग, आप फिक्र मत कीजिए, हम अपनी मम्मी को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने अगर मना किया भी है तो हम उन्हें मना लेंगे। गौरी, आपकी मम्मी हमें दोषी मानती हैं। उन्होंने हमसे कहा कि हमने आप पर जादू टोना कर दिया है और हम अपने बच्चे को आप पर थोप रहे हैं। गौरी ने आगे अनुराग से रोते हुए कहा, आप ही बताइए कि हमने आप पर कब अपने बेटे को थोपा है? आप ही हमारे दीपक को अपना समझ करके प्यार करते हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि आप बिन बाप के बच्चे को अपनाएं। गौरी को रोता हुआ देख करके उसका बेटा भी अब रोने लगा था। तब गौरी ने खुद को संभाल लिया और वह दीपक को चुप कराने लगी। जब दीपक चुप हो गया तब अनुराग ने गौरी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, हम आपके दोषी हैं गौरी जी, आपको हमारी वजह से इतना कुछ सुनना पड़ा। हमारी मम्मी ने आपसे जो भी कुछ गलत कहा है उसके बदले आप हमसे जो कहना चाहें कह सकती हैं। गौरी ने तब अनुराग से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं सर? हमारे सामने हाथ जोड़ करके हमें लज्जित मत कीजिए, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। तब अनुराग ने सामान्य हो करके कहा, फिर इस तरह से हमसे नाराज हो करके मत जाइए गौरी जी। गौरी, हम आपसे तो नाराज हैं ही नहीं, नाराजगी तो हमारी खुद से है। शायद आपका साथ हमारे नसीब में है ही नहीं। अनुराग, ऐसा मत कहिए गौरी जी, हम आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। गौरी, आपके घर वाले हमें कभी नहीं अपनाएंगे, उनकी नज़र में हम आपके योग्य नहीं हैं, इसलिए आप हमें भुला करके किसी अच्छी लड़की से शादी कर लीजिए। अनुराग ने भावुक हो करके गौरी से कहा, यह आप कह रही हैं गौरी जी, क्या आप हमसे प्यार नहीं करती हैं? गौरी, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है सर, आप अपने घर वालों की बात मान लीजिए। बच्चों का फर्ज होता है अपने बड़ों की बात मानने का, और इसलिए आपको भी अपने बड़ों की बात मान करके उनका मान रखना चाहिए। अनुराग, इसका मतलब कि आप चाहती हैं कि हम आपको भुला दें? यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हम आपको कैसे भुला सकते हैं? हम नहीं भुला सकते आपको गौरी जी, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप हमें मत भुला दीजिएगा। हम जल्द ही अपने घर वालों को समझा करके आपको अपना बना लेंगे। जब अनुराग किसी भी तरह से गौरी की बात नहीं मान रहा था तब गौरी ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए अनुराग से कहा, लेकिन अब हमारे दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हम अपनी उस बेइज्जती को नहीं भुला सकते जो आपकी मम्मी ने हमारी की है, इसलिए आप अब किसी अच्छी लड़की को देख करके अपना घर बसा लीजिए और हमें भूल जाइए। और कह करके वहां से गौरी आगे बढ़ गई। अनुराग ने तब गौरी से कहा, यह मुमकिन नहीं है गौरी जी, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अनुराग वहीं खड़ा रहा और गौरी उसे अकेला छोड़ करके वहां से चली गई। गौरी जब घर वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठी तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए थे, क्योंकि उसने अपने दिल पर पत्थर रख करके अनुराग को खुद से दूर करने को बोल दिया था, लेकिन वह अनुराग को खुद भी कहाँ भुला पा रही थी, जिसकी
गवाह उसकी बहते हुए आंसू दे रहे थे, जो कि बता रहे थे कि गौरी अनुराग से अब भी कितना ही प्यार करती है। जब गौरी वहां से चली गई तब अनुराग वापस रेस्टोरेंट में गया और अपनी माँ के पास जा करके उसने माँ से कहा, हर माँ बाप अपने बच्चों का भला सोचते हैं, लेकिन आप कैसी माँ हैं? आपने तो अपने बच्चे की खुशियाँ ही मिटा दी, सिर्फ इसलिए कि गौरी जी विधवा हैं और उनका एक बेटा भी है। आज हमें आपकी इस बात पर बुरा लग रहा है, जो कि अपने तक ही सीमित है। गीता ने अनुराग की बात चुपचाप सुन ली थी। जब अनुराग चुप हुआ तब गीता ने उससे कहा, अगर माँ बाप अपने बच्चे का भला सोचते हैं तो इसमें बुराई ही क्या है? हर माँ बाप के अपने बच्चों की शादी के लिए बहुत अरमान होते हैं। अगर वो अरमान हमने भी सजाए हैं तो इसमें हमने क्या गलत किया है? बोलो अनुराग। अनुराग ने भावुक होकर के कहा, लेकिन आपने अपने अरमानों को पूरा करने के लिए अपने बच्चे के अरमानों का गला घोंट दिया, क्या यह उचित है? अनुराग ने आगे गीता से कहा, मम्मी क्या कसूर था बेचारी गौरी का, जिनको आपने बेइज्जत करके यहाँ से लौटा दिया? क्या विधवा स्त्री के अपने सपने नहीं होते हैं? आप तो स्वयं एक स्त्री हैं, फिर भी आपको एक स्त्री का दर्द नहीं दिखाई दिया मम्मी? अनुराग ने कई तर्क दे करके अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को नहीं माना, बल्कि अनुराग को उल्टा समझाने की कोशिश की कि वह ही गौरी को भुला करके किसी और लड़की से शादी कर ले। लेकिन ना अनुराग ने अपना फैसला बदला और ना ही उसकी माँ ने अपने फैसले को बदलने की कोशिश की। अनुराग की माँ उसी दिन कानपुर वापस लौट गई थी और अनुराग अपनी माँ को ट्रेन में बैठाने के बाद घर निकल गया था। अनुराग अपने रूम में उदास लेटा था, तभी उसकी बहन गुंजन का फोन आया। अनुराग ने फोन उठा लिया और उदासी भरे शब्दों में कहा, जी दीदी। अनुराग के शब्दों में छिपी उदासी को शायद गुंजन ने भांप लिया था, इसलिए तब उसने अनुराग से कहा, क्या हुआ अनुराग, सब ठीक तो है ना भाई? अनुराग ने फिर अनमने मन से गुंजन से कहा, हम ठीक हैं दीदी। गुंजन, तुम्हें हम बचपन से जानते हैं और तुम्हें समझते भी हैं, क्या बात है, हमें बताओ भाई। अनुराग, जब मम्मी ने हमें नहीं समझा तब फिर आप हमें क्या समझेंगी, इसलिए रहने दीजिए दीदी। गुंजन, बताओ तो आखिर बात क्या है? क्या मम्मी को गौरी पसंद नहीं आई? अनुराग, नहीं, बल्कि उन्होंने गौरी जी की बेइज्जती भी की। अगर मम्मी ने जब उन्हें नापसंद ही करना था तो क्यों वह गौरी जी को देखने के लिए आई थी? अगर वह नहीं आती तो कम से कम गौरी जी की बेइज्जती तो नहीं होती। गुंजन, हमारी मम्मी कितनी अच्छी हैं अनुराग, यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, इसलिए तुम्हें अपनी मम्मी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अनुराग, काश हमें गलतफहमी हुई होती दीदी, लेकिन हमने जो आपसे कहा वह सच है। गुंजन ने तब अनुराग को समझाते हुए कहा, तुम परेशान मत हो अनुराग, हम मम्मी से बात करते हैं। गुंजन ने अनुराग को समझा करके फोन कट कर दिया और अपनी माँ का नंबर मिला दिया, लेकिन रिंग जाने के बाद भी गुंजन का कोई रिस्पांस नहीं मिला। वह दोबारा फोन लगा ही रही थी कि तभी गुंजन की सास ने उसे बुला लिया और तब फिर गुंजन ने अपना फोन चार्जिंग पर लगा दिया और अपने रूम से बाहर चली गई। रात का समय था। नीता के घर पर गौरी और नीता डाइनिंग पर बैठी हुई थी, तभी नीरज और अनुराग वहां आ गए। अनुराग ने आकर के एक नज़र गौरी की ओर देखा, लेकिन गौरी ने एक बार भी अनुराग की ओर नहीं देखा। दोनों के चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती थी, लेकिन दोनों ही अपना उदासी को सबके सामने छिपाने की कोशिश कर रहे थे। बावजूद इसके नीता से अनुराग की उदासी छिप नहीं सकी और तब नीता ने अनुराग से कहा, क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना आपके घर? अनुराग समझ गया था, इसलिए उसने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाते हुए नीता जी से कहा, जी सब ठीक है। नीता ने फिर से अनुराग की ओर देखते हुए कहा, लेकिन हमें आपके चेहरे पर उदासी क्यों दिख रही है? अनुराग ने हंसने की कोशिश करते हुए नीता से कहा, देखिए हम कहाँ हैं अब उदास। तब नीरज ने अनुराग से कहा, अगर कोई बात हो सर तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके जितने काबिल तो नहीं हैं हम, लेकिन आपसे अपना अनुभव जरूर बांट सकते हैं। अनुराग ने फिर से हंसने की कोशिश करते हुए नीरज की ओर देखते हुए कहा, नीरज जी आप परेशान मत होइए। और अनुराग ने बात टालते हुए नीरज से आगे कहा, अब खाना शुरू कीजिए नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अनुराग ने अपनी चालाकी से नीता और नीरज को तो समझा दिया था, लेकिन जब गौरी ने खाना खाने के दौरान अनुराग की ओर देखा तो वह अनुराग के चेहरे पर उदासी को स्पष्ट देख पा रही थी।
गौरी यह जानती भी थी और अच्छी तरह से समझती भी थी कि अनुराग का प्यार उसके लिए सच्चा है और वह खुद भी तो अनुराग से उतना ही प्यार करते थे जितना कि अनुराग उससे प्यार करता था। लेकिन फिर भी गौरी अनुराग से दूरी बनाने के लिए मजबूर थी। गौरी को आज रोजाना की तरह भूख नहीं थी, इसलिए वह धीरे धीरे खा रही थी ताकि सबके साथ बैठी रहे और ऐसा ही कुछ हाल अनुराग का भी था। खाना खाने के बाद अनुराग गौरी से पहले वहां से चला गया था और जब अनुराग अपने रूम पर उदासी लिए वहां से जा रहा था तब गौरी खुद को रोक नहीं सकी और उसने तब सबसे नजरें बचा करके कुछ पल के लिए ही सही लेकिन अनुराग को जाते हुए देख लिया था। अनुराग वहां से सीधा अपने रूम में चला गया था। आज वह सरोज के रूम में नहीं गया था और जाता भी कैसे। सरोज के द्वारा गौरी की बेइज्जती के बारे में पूछे जाने पर वह उनसे क्या कहता और कैसे उनसे नजरें मिला पाता। आखिर उसकी वजह से ही तो सरोज की लाडली गौरी का आज अपमान हुआ था। यही सब सोच करके वह आज सरोज के सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। अनुराग के वहां से चले जाने के बाद गौरी दीपक को लेने के लिए सरोज के रूम की ओर चली गई। गौरी जब सरोज के रूम में पहुंची तो सरोज ने उसे बैठने को कहा, तब गौरी चुपचाप बैठ गई। सरोज को सब पता था जो गौरी और अनुराग के बीच आज घटित हुआ, इसलिए सरोज ने गौरी का उदास चेहरा देख करके उसे समझाते हुए कहा, गौरी यह संसार की सच्चाई है, यहाँ सभी को अपने मन मुताबिक नहीं मिल पाता है, इसलिए कभी कभी जो तकदीर दे दे उसी में इंसान को सब्र करना चाहिए। अगर मन को समझाना हो तो कभी उनकी तरफ देख लो जो तुमसे भी असहाय और मजबूर हैं, मन का बोझ हल्का हो जाएगा। गौरी ने भावुक होकर के कहा, आपने सही कहा मम्मी, हमने भी अब दुनिया की सच्चाई को जान लिया है। यहाँ उपदेश देने वाले और बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन जब उन उपदेश भरी बातों को अपने स्वयं के जीवन में उतारने की बात आती है तब सभी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करना लोगों को खूब आता है, लेकिन अपनी खुद की बारी जब उन बातों को अपनाने की आती है तब सभी लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। हमें अब किसी से कोई शिकायत नहीं है, ये दुनिया है ही ऐसी जहां सभी लोग अपने स्वार्थ से परे हट करके सोचना नहीं चाहते हैं। गौरी की बातें सुन करके सरोज की आंखें नम हो गई थी। उन्होंने अपनी आंखों के किनारे पहुंच करके गौरी से कहा, तुम खुद ही सच में बहुत समझदार हो बेटा, तुम्हें भला हम क्या समझाएंगे। गौरी ने आगे सरोज से कहा, लोगों को खूब दिखाना आता है झूठे आडंबरों को, लेकिन कितने लोग हैं जो इन आडंबरों से बाहर निकल करके सच को सामना करने के लिए तैयार होते हैं। यह तो आप भी जानती ही हैं मम्मी। इस पुरुष प्रधान समाज में जहां पुरुष बीबी की मृत्यु होने के बाद ठाठ से शादी कर लेते हैं, फिर एक विधवा को अपनाने में इतना भेदभाव क्यों? क्या विधवा स्त्री का जीवन जीवन नहीं होता या उसे इस समाज में जीने का कोई हक नहीं होता है? जब तक लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हमारी तरह हर मजबूर गौरी को किसी ना किसी अनुराग सर की मां के द्वारा बेइज्जती किया जाता रहेगा। कह करके गौरी रोने लगी। गौरी को रोता देख करके सरोज ने उसे गले से लगा लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, मत रो बेटा, जहां इस दुनिया में अगर अनुराग की मां की तरह सोच रखने वाले लोग हैं तो वहीं अनुराग जैसी सोच रखने वाले भी लोग हैं जो एक स्त्री का दर्द समझते हैं। तुमने ही तो हमें बताया था कि अनुराग की मां के द्वारा तुम्हें अस्वीकार कर देने के बाद भी अनुराग ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा था। वह तुम्हें कल जितना प्यार करते थे उतना ही आज भी करते हैं, वह तुम्हें समझते हैं, इसलिए मत रो बेटा। गौरी ने तब सरोज के गले से हट करके अपने आंसू पोंछ लिए और भरे हुए गले से सरोज से कहा, इसी बात का दुख है मम्मी कि वह हमसे अब भी प्यार करते हैं, हमारी वजह से वह भी उदास हैं, हमसे उनका उदास चेहरा देखा नहीं जाता है। बेचारे सर को एक विधवा से प्यार करने की सजा मिल रही है। गौरी को समझाते हुए सरोज ने कहा, तुम परेशान मत हो बेटा, अनुराग एक बुद्धिमान व्यक्ति है, वह भी सब समझते हैं, इसलिए तुम उनकी फिक्र मत करो, वह खुद को संभाल लेंगे।
गौरी, हम मानते हैं मम्मी वह खुद को संभाल लेंगे, लेकिन अभी तो हम उनका उदास चेहरा ही देख करके आ रहे हैं और उनके चेहरे की उदासी की वजह भी तो हम ही हैं। ना हम उनकी ज़िंदगी में आते और ना ही वो इस तरह दुखी होते। सरोज, तुम फिक्र मत करो बेटा, समय की मरहम से उनके दुख के घाव भी भर जाएंगे। सरोज ने किसी तरह गौरी को समझाया और फिर उसके बाद गौरी दीपक को वहां से लेकर के अपने रूम में चली गई। जब रात को गुंजन अपना काम निपटा करके अपने रूम में आई तो उसने आ करके अपना फ़ोन उठाया और देखा कि उसकी माँ के मिस कॉल आए हुए थे। तब गुंजन ने तुरंत उनका नंबर मिला दिया। कुछ रिंग के बाद गीता ने फ़ोन रिसीव कर लिया। तब गुंजन ने गीता से कहा, आपने हमारा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं किया था मम्मी? गीता, हमारे फ़ोन की बैटरी कम हो गई थी, इसलिए चार्ज पर लगा करके बाहर चले गए थे और फिर हमने भी तो तुम्हें फ़ोन मिलाया था। गुंजन, जी मम्मी, हमने अभी आपके मिस कॉल देखे थे। एक्चुअली हमारा भी फ़ोन चार्जिंग पर ही लगा हुआ था और हम बाहर थे। गीता, और घर पर सब ठीक है? गुंजन, यहाँ तो सब ठीक है मम्मी, लेकिन हमें वहाँ अपने घर पर सब ठीक नहीं लग रहा है। गीता, यहाँ क्या परेशानी है? तुमसे किसने कहा कि यहाँ सब ठीक नहीं है? गुंजन, अनुराग से बात हुई थी हमारी, वह बता रहे थे कि आपने गौरी को नापसंद कर दिया है। गुंजन ने आगे अपनी माँ को समझाते हुए कहा, मम्मी अब जमाना बदल गया है, कितने ही लोग अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं। अगर अनुराग ने किसी को पसंद किया है तो हमें भी उसकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए। या तो हम यकीनन कह सकते हैं कि उनकी पसंद अच्छी ही होगी। फिर आपने गौरी को रिजेक्ट क्यों कर दिया? गीता, तुम भी अपने भाई की ही भाषा बोल रही हो बेटा। तुम्हें ख्याल भी है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार की कितनी बदनामी होगी। गुंजन, ऐसा आपने कौन सा आचरण देख लिया गौरी का जिसके लिए आप उनके बारे में ऐसा बोल रही हैं? गीता, पहले तो हमने यह सोच करके मान भी लिया था कि चलो विधवा है तो क्या हुआ, मान लेते हैं अनुराग की खुशी। गीता अपनी बात अभी पूरी ही कर रही थी। गुंजन ने बीच में बोलते हुए हैरानी से कहा, क्या गौरी विधवा है? गीता, विधवा होने के साथ साथ उनका एक बेटा भी है। तब फिर तुम ही कहो हम उन्हें कैसे अपना लेते? गुंजन ने फिर से हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन अनुराग ने हमें इसके बारे में तो कुछ भी बताया नहीं। अगर उन्होंने हमें ये सब बताया होता तो हम ही उन्हें समझा करके इस रिश्ते के लिए मना कर देते। अब हम आपके फैसले से खुश हैं मम्मी, आपने ठीक ही किया। गीता, हमने तो अपनी समझ से ठीक ही किया, लेकिन अनुराग उल्टा ही हमसे नाराज हो गए। वो समझते हैं जैसे कि हम उनके दुश्मन हैं, हम उनके साथ जो कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। गुंजन ने तब माँ को समझाते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए मम्मी, हम अनुराग से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं वह हमारी बात को मान लेंगे, लेकिन आप अपना फैसला मत बदलिएगा। लड़की की कमी नहीं है, हम अपने भाई के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। किसी विधवा के साथ तो हम उनकी शादी हरगिज नहीं होने देंगे। गीता, हम भी यही चाहते हैं कि उनकी शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाए। गुंजन, जरूर होगी मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए, हम अनुराग को समझाएंगे। और गुंजन ने अपनी माँ को आश्वासन दे करके फोन कट कर दिया। गुंजन अपनी माँ का फोन कट करने के बाद अनुराग का नंबर मिलाने ही लगी थी कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, अनुराग को फोन मिला रही हैं ना आप? गुंजन ने आवाज सुन करके पीछे हैरानी से देखा, वहां उसका पति विशाल खड़ा था। उसने तब विशाल की ओर देखते हुए हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, आपको कैसे पता लगा कि हम अनुराग को फोन मिलाने वाले हैं? विशाल, हम तो यह भी जानते हैं कि आप अनुराग को फोन किस लिए मिला रही हैं। गुंजन, मतलब आपने हमारी सारी बातें सुन ली है? विशाल, सुन तो ली हैं, लेकिन जो सुना सुन करके हमें अच्छा नहीं लगा। गुंजन, आपको भी अच्छा नहीं लगा ना? जब हमें पता लगा था तब हमें भी अच्छा नहीं लगा था। आखिर हम अपने भाई की शादी किसी विधवा से कैसे होने दे सकते हैं? विशाल, आपने हमारे कहने का आशय गलत समझ लिया। गुंजन, हमें बुरा इस बात का नहीं लगा कि अनुराग एक विधवा से शादी कर रहा है, बल्कि आपकी इस सोच से हमें बुरा लगा है। गुंजन ने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, क्या कह रहे हैं आप? हम आखिर अपने भाई की शादी एक विधवा से कैसे होने दे सकते हैं? विशाल, क्या विधवा स्त्री इंसान नहीं होती है? गुंजन,
हमने कब कहा कि इंसान नहीं होती है? इंसान होती है, लेकिन हम अपने भाई की शादी विधवा से क्यों होने दें? क्या लड़कियों की कोई कमी है? विशाल, आप खुद एक औरत हो करके दूसरी औरत के बारे में ऐसी सोच रखती हैं, यकीन नहीं होता। आप तो इतनी अच्छी सोच रखने वाली महिला हुआ करती थी, आदर्शवादी बातें किया करती थी, लेकिन आज ये विचारधारा आप कहां से लेकर के आई हैं? यकीन नहीं होता कि आप वही पुरानी गुंजन हैं जिनकी सोच की कभी हम सराहना किया करते थे। गुंजन, हमारी सोच आज भी वही है, लेकिन पता नहीं आपको आज क्या हो गया है। आप एक बात बताइए, कौन बहन अपने भाई के बारे में अच्छा नहीं सोचती है? अगर हम अपने भाई के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है? विशाल, आप यह यकीन से कैसे कह सकती हैं कि वह विधवा स्त्री आपके भाई के लिए अच्छी नहीं होगी? विधवा होने से कोई खराब नहीं हो जाता है गुंजन जी। विशाल ने आगे कुछ सोचते हुए गुंजन से कहा, कल का किसी को नहीं पता गुंजन जी कि कल क्या हो, समय किसके साथ क्या खेल खेल दे यह कोई नहीं जानता। आज गौरी विधवा है, कल आप भी हो सकती हैं। यह सुना ही था कि तभी गुंजन ने भावुक होकर के विशाल पर नाराज होते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? बोलने से पहले कुछ सोचना तो चाहिए। विशाल ने गुंजन की ओर देखते हुए कहा, सोचने मात्र से ही पीड़ा हुई ना आपको? फिर उस विधवा स्त्री के बारे में सोचिए, वह भी तो इंसान ही है आपकी तरह। विशाल की बात सुन करके गुंजन रोते हुए उसके गले से जा लगी और उसने सुबकते हुए विशाल से कहा, आपको ऐसा कहने से पहले एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि हम पर क्या गुजरेगी? और गुंजन विशाल के गले से लगी हुई रोने लगी। तब विशाल ने उसे समझाते हुए कहा, आप बात को समझ ही नहीं रही थी, इसलिए हमें कहना पड़ा। गुंजन ने रोते हुए कहा, समझाने के लिए और भी तो तरीके हो सकते हैं, क्या वो सब कहना जरूरी था? आपको पता नहीं है शायद कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। कहते हुए गुंजन की हिचकियां बंध गई थी। तब विशाल ने उसे अपने गले से हटा करके बेड पर बिठाया और उसकी आंखों से आंसू बहते हुए पूछने लगा, हम भी यह जानते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करती हैं और हम भी तो आपसे उतना ही प्यार करते हैं। हमारी गलती समझ करके हमें माफ कर दीजिए और प्लीज चुप हो जाइए। विशाल के समझाने पर गुंजन का रोना बंद हो गया था। गुंजन ने तब फिर सामान्य हो करके विशाल से कहा, आपने हमारी आंखें खोल दी विशाल। अब हमें समझ आ गया है कि विधवा को भी हक है अपनी जिंदगी नए सिरे से जीने का। हम अब पहले गौरी से लखनऊ जा करके मिलेंगे और फिर अपने घर वालों से स्वयं गौरी और अनुराग की शादी की बात करेंगे। गुंजन ने आगे विशाल की ओर देखते हुए मासूमियत से कहा, आप भी हमारी मदद करेंगे ना किसी का जीवन संवारने में? विशाल ने तब गुंजन के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और फिर गुंजन की ओर देखते हुए कहा, हम आपके साथ हैं और आपके साथ हम भी लखनऊ चलेंगे। तब गुंजन ने प्यार से अपना सिर विशाल के कंधे पर रख दिया और प्यार से कहा, आप बहुत अच्छे हैं। तब अनुराग ने अपना सिर गुंजन के सिर से टिका दिया और प्यार से कहा, और आप भी बहुत अच्छे हैं। विशाल की वजह से गुंजन की सोच तो बदल गई थी। अब जानना यह दिलचस्प होगा कि गुंजन और विशाल मिल करके गुंजन के घर वालों की सोच गौरी के प्रति कैसे बदल पाते हैं। छुट्टी के दिन गुंजन और विशाल लखनऊ के लिए निकल गए थे। लखनऊ पहुंच करके गुंजन ने अनुराग को फोन किया और अपने और विशाल के आने के बारे में बताया। अनुराग को सुनकर के हैरानी हुई और तब उसने गुंजन से कहा, अचानक से आप यहाँ? आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया? हम आप दोनों के रुकने की व्यवस्था तो करा देते। गुंजन ने मुस्कुरा करके कहा, तुम हमारे रुकने की फिक्र मत करो, हम वैसे भी यहाँ रुकने नहीं आए हैं। हाँ, रुकने बाद में जरूर आएंगे जब तुम्हारी और गौरी की शादी हो जाएगी। अनुराग ने तब कुछ मायूस हो करके गुंजन से कहा, पता नहीं दीदी घर वाले मानेंगे भी या नहीं। गुंजन, पहले तुम हमें हमारी होने वाली भाभी से मिलाओ। अगर हमें भाभी पसंद आ गई तो घर वालों को मनाने की जिम्मेदारी हमारी है। अनुराग, मगर हम गौरी जी से आपको कैसे और कहाँ मिलवाएंगे? गुंजन, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? तुम गौरी को लेकर के किसी रेस्टोरेंट में आ जाओ, हम वहीं मिल लेंगे। अनुराग, इतना आसान नहीं होगा इस बार गौरी जी को रेस्टोरेंट में बुलाना। गुंजन, क्यों नहीं होगा? अनुराग, आपको तो पता ही है दीदी,
उस दिन मम्मी ने गौरी जी की बेइज्जती कर दी थी। उस दिन के बाद से ही गौरी जी और हमारी ठीक से बात भी नहीं हो पा रही है। फिर आप ही बताइए कि हम कैसे उन्हें अपने साथ ला सकते हैं। गुंजन, यह तो गंभीर समस्या है। गुंजन ने आगे कुछ सोच करके कहा, अच्छा फिर तुम एक काम करो, तुम जहां रहते हो वहां का एड्रेस हमें सेंड कर दो, हम ही वहीं आ जाते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं है तुम्हें। अनुराग, आप बताइए कि आप और जीजू कहाँ हैं, हम ही आपको लेने के लिए आ जाते हैं। गुंजन, तुम परेशान मत हो, जैसा हमने बोला है वह करो। अनुराग, अच्छा ठीक है, हम एड्रेस सेंड करते हैं। और तब अनुराग ने फोन कट करके गुंजन को एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया और फिर अनुराग घर के गेट के पास आ करके इधर से उधर चक्कर लगाने लगा ताकि उसके दीदी जीजा जी को वहां पहुंचने के बाद कोई परेशानी ना हो। जब अनुराग वहां चक्कर लगा रहा था तब गौरी वहां से गुजरी। उसने अनुराग को वहां देख तो लिया था लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लेकिन जब वह कुछ देर के बाद वापस आई और अनुराग को अब भी वहीं चक्कर लगाते हुए देखा तो उसे कुछ हैरानी हुई। लेकिन वह अनुराग से अभी उतनी बात नहीं करती थी, इसलिए वह फिर से वहां से चली गई। गौरी वहां से गुजर तो गई थी लेकिन उसका ध्यान अनुराग पर ही था। वह सोच रही थी आखिर अनुराग गेट के पास ही चक्कर क्यों लगा रहा है। कुछ देर तो वह बैठी रही लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तब वह उठ करके वहां से चली गई और जा करके अनुराग को देखने लगी। अनुराग अभी भी गेट के पास ही घूम रहा था। इस बार गौरी से रहा नहीं गया और उसने अनुराग के पास जा करके पूछ ही लिया, आप किसी के आने का वेट कर रहे हैं क्या? अनुराग ने जब गौरी की आवाज सुनी तो वह रुक गया और फिर उसने गौरी की बात का जवाब देते हुए कहा, हमारे दीदी जीजा जी आ रहे हैं, हम उनके आने का ही वेट कर रहे हैं। गौरी, तब फिर आपने हमें क्यों नहीं बताया, हम कुछ तैयारी भी कर लेते। अनुराग, हमने सोचा कि क्यों आपको तकलीफ दे करके परेशान करें और फिर आप तो हमसे वैसे भी कहां पहले जितनी बात करती हैं। गौरी, वो बात अपनी जगह है और उसके पीछे की वजह आप भी जानते हैं, लेकिन बावजूद उसके हम आपका ख्याल तो रखते हैं ना। अच्छा, अब आप जा करके आराम कीजिए, जब दीदी जीजा जी आएंगे हम आपको बुला लेंगे। अनुराग, आप क्यों परेशान होती हैं, हमारे लिए हम मैनेज कर लेंगे। गौरी ने भावुक होकर के कहा, आपने भी हमें यह कह करके जता ही दिया कि हम आपके लिए कुछ भी नहीं हैं। अच्छी बात है, हम चले जाते हैं। कह करके गौरी जाने ही लगी थी। अनुराग ने उसे रोकते हुए कहा, हमारा मतलब आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था, सॉरी। अच्छा फिर आप यहाँ रुक जाइए, हम यहाँ से चले जाते हैं। गौरी को बुरा ना लगे इसलिए तब अनुराग वहां से चला गया। अनुराग के वहां से जाने के कुछ देर बाद ही गुंजन और विशाल वहां पहुंच गए थे। जब बाहर से डोरबेल की आवाज आई तो गौरी ने झट से दरवाजा खोला और गुंजन को सामने देख करके उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, आप ही अनुराग सर की दीदी है ना? तब गुंजन ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ जी। और फिर गुंजन ने गौरी की ओर देखते हुए मुस्कुरा करके कहा, और आप ही गौरी जी हैं ना? गौरी, हाँ जी, हम ही गौरी हैं। और फिर कुछ आपस में औपचारिक बात होने के बाद गौरी गुंजन और विशाल को अंदर ले गई। नीता को जब गुंजन और विशाल के बारे में पता लगा तो उसने दोनों का खूब आतिथ्य सत्कार किया। आखिर वे दोनों अनुराग सर के दीदी जीजा जो थे, इसलिए नीता रिस्क नहीं ले सकती थी। हालांकि नीता यह भी जानती थी कि जो भी खर्च हो रहा है उसके पैसे बाद में अनुराग दे ही देगा। जब आतिथ्य सत्कार अच्छी तरह से हो गया उसके बाद गुंजन और विशाल अनुराग के साथ उसके रूम में चले गए और तीनों वहां बैठ करके आपस में बात करने लगे। तभी गुंजन ने कुछ सोचते हुए अनुराग से कहा, मानना पड़ेगा अनुराग, तुमने लड़की तो बहुत अच्छी चुनी है, हमें भी गौरी अच्छी लगी। जितनी वह सुंदर है उतना ही सुंदर उनका व्यक्तित्व भी है। तब विशाल ने भी गुंजन का साथ देते हुए अनुराग से कहा, गुंजन ने जो भी कहा है उससे हम भी सहमत हैं। अनुराग ने तब मायूस हो करके अपने दीदी और जीजू से कहा, लेकिन मम्मी को तो गौरी जी पसंद ही नहीं आई। गुंजन ने तब अनुराग से कहा, मम्मी का ध्यान सिर्फ गौरी के विधवा होने और उनके बेटे पर ही रहा होगा, इसके विपरीत उन्होंने यकीनन गौरी की अच्छाई पर नजर ही नहीं डाली होगी। इसलिए अब हमें गौरी की अच्छाई की ओर मम्मी और बाकी घर वालों का ध्यान केंद्रित करना होगा। अनुराग ने तब गुंजन से कहा, लेकिन यह संभव होगा कैसे? तब
विशाल ने बीच में बोलते हुए अनुराग से कहा, तुम फिक्र क्यों करते हो अनुराग, हम और तुम्हारी दीदी तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आए हैं। अब जल्द ही सभी घर वालों को तुम्हारी और हमारी तरह ही गौरी जरूर पसंद आ जाएगी। अनुराग ने तब मुस्कुरा करके कहा, सच में आप दोनों सभी को मना लेंगे? गुंजन ने मुस्कुरा करके अनुराग से कहा, जरूर मना लेंगे, अब बस तुम अपनी शादी की तैयारी करो। गुंजन ने आगे अनुराग से कहा, हमें अकेले में गौरी से बात करनी है, क्या तुम उनसे हमें हमारी बात करा सकते हो? क्या तुम उनसे अभी हमारी बात करा सकते हो? अनुराग, क्यों नहीं, हम अभी गौरी जी को बुला देते हैं। कह करके अनुराग ने गौरी का नंबर डायल कर दिया। गौरी ने जब अनुराग को फोन आते देखा तो उसने तुरंत फोन उठा लिया और कहा, सर कुछ चाहिए था क्या? अनुराग, चाहिए तो कुछ नहीं था। अनुराग आगे संकोच करते हुए कहा, बात दरअसल यह है कि अनुराग को संकोच करते देख गुंजन ने उससे कहा, लाओ हमें दो फोन, तुम तो कहने में संकोच कर रहे हो, हम गौरी जी से बोल देते हैं। तब अनुराग ने गुंजन को फोन दे दिया। गुंजन ने तब फोन कान से लगाया और गौरी से बात करते हुए कहा, गौरी हम आपसे कुछ देर बात करना चाहते हैं, क्या आप यहाँ अनुराग के रूम में आ सकती हैं? गौरी, क्यों नहीं दीदी, हम अभी आते हैं। गुंजन, थैंक यू गौरी। गौरी, कोई बात नहीं दीदी, थैंक यू की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा तो फिर हम आ रहे हैं। और कह करके गौरी ने फोन कट कर दिया और अनुराग के रूम की ओर चली गई। जब गौरी अनुराग के रूम में पहुंची तो अनुराग विशाल को लेकर के वहां से बाहर आ गया। गुंजन बैठी हुई थी और गौरी अभी खड़ी हुई थी। गौरी को खड़े हुए देख करके गुंजन ने गौरी से कहा, बैठ जाओ गौरी। तब गौरी चुपचाप बैठ गई और फिर गुंजन ने गौरी से कहा, आप आपसे कुछ पूछें तो सच बताइएगा ना? गौरी जी, पूछिए, वैसे भी हमें झूठ बोलना पसंद नहीं है। गुंजन ने तब गौरी की ओर देखते हुए कहा, आपको हमारे भाई सच में पसंद हैं? गौरी ने तब लजाते हुए कहा, क्या इसका जवाब देना जरूरी है? गुंजन, अगर जरूरी नहीं होता तो हम आपसे पूछते ही नहीं। गौरी ने तब नीचे देखते हुए कहा, हाँ जी, हम उन्हें पसंद करते हैं। गुंजन, आप हमारे भाई से शादी करेंगी? गौरी ने मायूस हो करके कहा, लेकिन मम्मी को हम पसंद नहीं हैं और फिर हम उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकते हैं। गुंजन ने कहा, अगर मम्मी को भी कोई ऐतराज ना हो तब तो आपको हमारे भाई से शादी करने में कोई ऐतराज नहीं होगा ना? गौरी ने तब मासूमियत से कहा, फिर भला हमें क्या ऐतराज होगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि मम्मी हमें अपना पाएंगी। गुंजन, क्यों नहीं अपना पाएंगी भला? आप इतनी अच्छी हैं, इतने प्यार से बात करती हैं, फिर भला मम्मी को क्या आपत्ति होगी? हमें यकीन है कि हमारी तरह ही अब हमारी मम्मी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी आपको अपनाने में। गौरी ने तब भावुक होकर के कहा, दीदी हम अभी तक उस दिन की ही बेइज्जती नहीं भूले हैं, अगर मम्मी ने फिर से कुछ कह दिया तो। गौरी आगे कुछ कहना ही चाहती थी। गुंजन ने बीच में बोलते हुए कहा, उस दिन के लिए हम आपसे अपनी मम्मी की तरफ से माफी मांगते हैं और आपको आगे के लिए आश्वासन दिलाते हैं कि हमारी मम्मी आपको अब खुशी खुशी स्वीकार करेंगी। गौरी ने हाथ जोड़ करके कहा, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे दीदी। गुंजन ने गौरी के हाथ पकड़ते हुए कहा, आपको हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए तो यह खुशी की बात है कि हमें भाभी के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी मिल जाएंगी। आप हमारी दोस्त बनेंगी ना गौरी? गुंजन की अपनेपन भरी बातें सुन करके गौरी की आंखें भर आई थी और उसने भावुक होकर के गुंजन से कहा, जरूर दीदी, यह तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आपके जैसी दोस्त मिलेगी। गुंजन ने गौरी के हाथों से अपने हाथ हटा लिए और फिर गौरी से कहा, आप सच में बहुत अच्छी हैं, अब हमें पता चला कि हमारे भाई ने आपको ही क्यों पसंद किया है। गुंजन और गौरी कुछ देर बातें करती रही और फिर गुंजन ने अनुराग और विशाल को भी अंदर रूम में बुला लिया। सब लोग बैठ करके बातें करते रहे और फिर गुंजन और विशाल ने गौरी और अनुराग दोनों को विश्वास दिलाया कि वह उन दोनों की शादी के लिए घर वालों से बात करेंगे और उन्हें शादी के लिए मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। गौरी और अनुराग को यह आश्वासन दे गुंजन और विशाल वहां से कानपुर के लिए निकल गए। रात होने से पहले गुंजन और विशाल दोनों गुंजन के मायके पहुंच गए थे। दोनों को अचानक देख करके गुंजन के घर वालों को खुशी के साथ हैरानी भी हुई थी, लेकिन किसी को अब तक उनके आने की वजह मालूम नहीं थी। गुंजन और विशाल ने भी
अभी किसी को कुछ नहीं बताया था। वे दोनों ही सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। जब रात को सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे, तब विशाल ने आंखों ही आंखों में गुंजन को वह बात छेड़ने को कहा। तब गुंजन ने पलकें झुका करके अपनी सहमति विशाल को दे दी। तब गुंजन ने बात छेड़ते हुए अपनी माँ से कहा, मम्मी आपकी लखनऊ से आने के बाद अनुराग से कोई बात हुई क्या? गीता, हाँ हुई थी ना, लेकिन वह गौरी की बात को लेकर के हमसे नाराज हैं, इसलिए अधिक बात तो अनुराग से नहीं हो सकी। तब अनुपम ने बीच में बोलते हुए गुस्से से कहा, अगर नाराज है तो बने रहें। माँ बाप बच्चों के कोई दुश्मन नहीं होते हैं। जो भी किया है हमने वो अनुराग के भले के लिए किया है। इस पर भी वह बिगड़ते हैं तो बिगड़े रहने दो। तब फिर अनुपम ने विशाल की ओर देखते हुए कहा, आप ही बताइए दामाद जी, क्या गलत किया हम लोगों ने? अनुराग ने पहले बताया था कि गौरी विधवा है, उस पर भी हम सभी किस तरह मान गए। लेकिन जब गीता वहां जा करके गौरी से मिली तो पता लगा कि उनका एक बेटा भी है। लड़कियों की कोई कमी तो नहीं है जो इस तरह की शादी के लिए हम तैयार हो जाएं। हम भी देखते हैं कि अनुराग कब तक नाराज रहते हैं। अनुपम की गुस्से भरी बातें सुन करके विशाल ने उनसे कुछ नहीं कहा और मायूसी से गुंजन की ओर देखने लगा। अभी विशाल कुछ कह पाता, दादी ने भी तब कहना शुरू किया, अनुराग से हमें यह अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे अनुराग को पता नहीं क्या हो गया है, उस गौरी के पीछे अपने घर वालों से भी नाराज हो गए हैं। वो यह समझना ही नहीं चाहते कि हम सभी जो कर रहे हैं यह उनसे जो कह रहे हैं वह उनके भले के लिए ही कह रहे हैं। फिर भी अनुराग हैं कि कुछ समझना ही नहीं चाहते। जब सब ने कुछ ना कुछ कहा तो दादाजी भी भला कैसे चुप रह सकते थे। उन्होंने भी तब कहना शुरू किया, बेटा विशाल, तुम ही अनुराग को कुछ समझाओ। उनसे कहो कि घर वाले की बात मान करके किसी अच्छी लड़की से शादी कर लें, उस गौरी के पीछे ना भागें। विशाल ने खुद कुछ कहना अभी ठीक नहीं समझा, इसलिए गुंजन से आंखों ही आंखों में कहने को कहा। तब गुंजन ने पलकें झुका करके अपनी सहमति व्यक्त की और फिर उसने अपने पापा की ओर देखते हुए कहा, माना पापा की गौरी विधवा है और उनका एक बेटा भी है, मगर हमें यह भी तो जानने की कोशिश करनी चाहिए कि अनुराग ने आखिर गौरी को पसंद क्यों किया। आखिर कुछ तो अच्छाई होगी ना उनमें, नहीं तो अनुराग उन्हें पसंद ही क्यों करते। तब हिम्मत करके विशाल ने भी अनुपम से कहा, पापा हमें लगता है कि गुंजन ठीक कह रही है, एक बार अनुराग से गौरी के बारे में जानने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। अनुपम ने तब गुंजन और विशाल से कहा, यह आप दोनों क्या बोल रहे हो? अगर एक कुछ गलत कर रहा है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि बाकी लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। विशाल ने तब अनुपम से कहा, पापा हम मानते हैं कि बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन अनुराग को हमने जितना भी अब तक जाना है उनमें हमें काफ़ी काबिलियत दिखाई दी है। उसी काबिलियत की वजह से वह आज बड़े बाबू की पोस्ट पर हैं, जहां उनसे भी अधिक उम्र के लोग उनके नीचे काम करते हैं। इसलिए हमारी तो यही राय है कि अनुराग को समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। विशाल के सुर में सुर मिलाते हुए गुंजन ने अपने पिता से कहा, पापा अनुराग को समझने की शायद हम सभी भूल कर रहे हैं। जरूर गौरी में कोई ना कोई अच्छाई अवश्य रही होगी, हो सकता है कि जिसे पहले हम सभी नहीं देख पाए हैं और अनुराग ने उस अच्छाई को गौरी में देख लिया हो। अनुपम ने तब बिगड़ते हुए गुंजन से कहा, तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए, बजाय उनको समझाने के तुम हमें ही समझाने में लगी हुई हो। अगर हम एक विधवा को और जो कि एक बच्चे की माँ भी है अपने घर की बहू बना लेंगे तो लोग क्या कहेंगे, कितनी बदनामी होगी हमारे परिवार की। अनुपम की ऐसी बातें सुन करके गुंजन के चेहरे के भाव बदल रहे थे। वह शायद कुछ कहने ही वाली थी कि तभी विशाल ने उससे इशारे से अभी कुछ भी कहने को मना कर दिया और तब फिर गुंजन ने कुछ नहीं कहा और फिर वह चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद विशाल और गुंजन एक रूम में उदास बैठे थे। तब गुंजन ने उदासी भरे स्वर में विशाल से कहा, विशाल जितना हम आसान समझ करके यहाँ आए थे, बात दरअसल उतनी आसान है नहीं। हमें आज अपने ही पापा की सोच अच्छी नहीं लगी। आखिर गौरी अगर विधवा है तो इसमें उनकी क्या गलती है, जिसके लिए पापा ने और हमारे बाकी सभी घर वालों ने भी गौरी के बारे में
कितना कुछ कह दिया। आज हमें अपने ही परिवार की ऐसी सोच पर दुख हो रहा है। विशाल ने तब गुंजन को समझाते हुए कहा, ऐसी सोच अच्छी तो हमें भी नहीं लगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम मिल करके जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। विशाल ने गुंजन को तो समझा दिया था, लेकिन उसके खुद के दिमाग में अभी शांति नहीं थी। वह यही सोच रहा था कि वह अनुराग और गौरी के रिश्ते के लिए घर वालों से कैसे स्वीकृति दिलाए। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 9 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।